डीआरडीओ की तरफ से अभी आने वाले दिनों में इंडिजिनस इंजन के साथ निर्भय मिसाइल की मल्टीपल ट्रायल को करने का प्लान किया जा रहा है। एथॉस गन के बाद अभी फ्रांस की तरफ से अपनी ट्राजन गन्स को भी मेक इन इंडिया के अंदर भारत को ऑफर किया जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी की कई मेजर वेसल और सबमरीन अभी जंग लड़ना तो दूर, पानी में तैरने के लायक भी नहीं बचे हैं। यूएस की तरफ से अभी F-21 की एमआरओ फैसिलिटी को भारत में बनाने का ऑफर देने के बाद क्या सच में अभी इसके बदले भारत को MMRC टेंडर में F-21 को सिलेक्ट करना चाहिए? और अंत में रशियन ओरिजिन T-40 नर्मदा टैंक की सीरीज प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ रशिया की तरफ से अभी इसको सबसे पहले भारत को एक्सपोर्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट निर्भय मिसाइल की तरफ से है। वैसे कल ये अपडेट सामने आया था कि डीआरडीओ की तरफ से भी निर्भय मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया। वैसे असल में इस दौरान निर्भय मिसाइल का टेस्ट नहीं हुआ था, बल्कि इसमें इस्तेमाल किया गया इंजन यानी कि इंडिजिनस माणिक इंजन का ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, जो कि आगे चल के रशियन ओरिजिन सैटर्न 36 MT इंजन को रिप्लेस करने वाला है। अब कल जब इसको टेस्ट किया गया था तो मिसाइल ने बस 100 से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर किया था। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि या इस बार भी निर्भय मिसाइल का ट्रायल सफल नहीं रहा, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक है, तो इसको 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में क्यों टेस्ट किया गया था। इस पर आज हमारे डिफेंस फोरम की तरफ से बताया गया था कि दरअसल डीआरडीओ की तरफ से अभी जो ट्रायल किया गया था उसमें निर्भय मिसाइल को फुल रेंज में टेस्ट करने के लिए नहीं किया गया था। अभी बस माणिक इंजन की इनिशियल परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा था, जो कि फिलहाल के लिए अच्छा पाया गया है। और अभी आगे चल के इसके और भी कई ट्रायल को करने की बात की गई है, जिसमें से सबसे पहले इसके जो 2 ट्रायल होने वाले उस दौरान इंजन की टफ एंड परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा और उसके बाद इसकी फुल रेंज की टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर ये ट्रायल भी सफल रहता है तो उसके बाद इसकी वे पॉइंट नेविगेशन और लो लेवल की फ्लाइट टेस्ट को किया जाएगा, जो कि मिसाइल की सबसे बड़ी ट्रायल होने वाली है। और ये सभी ट्रायल बहुत ही जल्द किया जा सकता है, क्योंकि 2022 से 2023 के बीच निर्भय मिसाइल की एयर लॉन्च्ड वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही इसकी नेवल वर्जन को भी उसी दौरान बनाने की बात की गई है। अगला अपडेट आर्टिलरी गन्स को लेके। अब सबको पता होगा कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लगभग 400 के आसपास एथॉस गन्स को खरीदने का फैसला किया गया था, लेकिन इस बात को लेकर तब से बहस चल रहा था कि हमारे पास ATGS होते हुए हम अभी इजराइल से एथॉस गन को क्यों खरीद रहे हैं। भले ही से इजराइल के एल्बिट सिस्टम की तरफ से भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाने का वादा किया जा रहा है और इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसको इंडक्ट करने से हमारी ATGS प्रोग्राम के ऊपर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। अभी इस टेंडर में एक और ट्विस्ट भी आ चुका है, क्योंकि अभी फ्रांस की नेक्स्टर सिस्टम की तरफ से भी इसमें शामिल होने का फैसला किया गया है। और नेक्स्टर सिस्टम का कहना है कि वो अभी LNT के साथ मिलकर भारत में अपनी ट्राजन आर्टिलरी गन्स को बनाने वाले, और अगर इनको भारत में बनाया गया तो इसमें लगभग 70% के आसपास इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे ओरिजिनली 2017 में जब भारत की तरफ से नए आर्टिलरी गन्स को खरीदने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, उस दौरान एल्बिट सिस्टम के साथ नेक्स्टर सिस्टम भी पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन उसमें एल्बिट सिस्टम को L1 बिडर घोषित किया गया था। पर बीच में ATGS के इंडक्शन की वजह से इसको थोड़ा साइड कर दिया गया था। लेकिन पिछले साल चाइना के साथ चल रही फेसअप के दौरान सबसे पहले इनको खरीदने का प्लान किया गया और इससे इजराइल से लगभग 400 एथॉस गन को खरीदने का निर्णय लिया गया था। फिर बाद में बाकी बचे 1180 आर्टिलरी गन्स को लेकर भी विचार करने की बात की गई थी कि इनको इनिशियल प्लान के मुताबिक इजराइल से इंपोर्ट किया जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में इनको बनाया जाएगा, या फिर फॉरेन गन के बदले यहाँ पे इंडियन ओरिजिन ATGS को शामिल किया जाएगा। अभी LNT का कहना है कि अगर एथॉस गन के बदले LNT को और फ्रेंच गन मेकर को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है तो LNT 1 साल के अंदर ही अपनी गन्स को मैन्युफैक्चर करके इंडियन आर्मी को डिलीवर करना चालू कर सकता है, जो कि काफी तेज है। और LNT की ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। लेकिन बात वही है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी फॉरेन आर्टिलरी गन्स को खरीद लेते हैं तो ATGS का फ्यूचर यहाँ पे खत्म होने वाला है, क्योंकि टोटल हमको 14 से 80 के आसपास आर्टिलरी गन की जरूरत है, जिसमें से अगर हम यहाँ पे सभी गन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं तो आगे चल के ATGS को इंडक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं बचने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि ATGS अच्छा गन नहीं है, ये अभी इजराइल की तरफ से ऑफर किए गए एथॉस गन और फ्रांस की तरफ से ऑफर किए गए ट्राजन गन के मुकाबले भी काफी बेहतर है। पर जब तक इसका मून ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसको ऑपरेशनल में डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है।
अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से, और अभी हम पाकिस्तानी नेवी के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तानी नेवी के अंदर काफ़ी सारे नए वेसल शामिल होने वाले हैं जो कि पाकिस्तानी नेवी की ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो अभी पाकिस्तानी नेवी के मैक्सिमम मेजर वेसल खराब हो चुके हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी नेवी की अंडर वाटर फ्लीट की मेन सबमरीन यानी कि अगोस्ता क्लास की सबमरीन में से अभी 3 सबमरीन खराब हो चुके हैं या फिर इसमें टेक्निकल इश्यूज सामने आ चुके हैं, जिस वजह से यह रनिंग कंडीशन में नहीं है। इसमें से सिर्फ अभी अगोस्ता 90B और अगोस्ता 70 क्लास की 2 ही सबमरीन ऑपरेशनल है और पाकिस्तान के पास अभी टोटल 5 ही सबमरीन है, जिनमें से 3 खराब हो चुके हैं। और इनमें से PNS हुरमत की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम में कुछ दिक्कतें सामने आ चुकी है, जिस वजह से ये लिटरली ब्लाइंड हो चुका है और इसी वजह से पाकिस्तान अभी इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ अगोस्ता 90B क्लास की सबमरीन की बात करें तो इनको पाकिस्तान की नेवी का सबसे एडवांस सबमरीन कहा जाता है और इसमें से अभी एक सबमरीन को टर्की की तरफ से रिफिट किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से तैयार होने में अभी लगभग 3 साल का टाइम लग सकता है। और इसमें अभी पाकिस्तान की बाबा मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब सीधे तौर पर ये फ्रांस से तो अपग्रेड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि पहले से ही फ्रांस के साथ पाकिस्तान अपने रिलेशन को खराब कर चुका है, जिस वजह से अगर इन सबमरीन में कोई दिक्कत आ जाता है तो उनको किसी थर्ड पार्टी रिपेयर सोल्यूशन ढूंढना पड़ रहा है और इसी वजह से पाकिस्तानी नेवी के ज्यादातर सबमरीन अभी बेकार हो चुके हैं और मुश्किल से अभी 1 से 2 सबमरीन को वो एक ही टाइम पर ऑपरेशन रख पा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरफेस वेसल की बात करें तो उनकी हालात भी कुछ वैसी है, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी की 3 मेजर शिप अभी मल्टीपल इशू का सामना कर रहे हैं, जिनमें से PNS खैबर जो कि एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, इसमें अभी वाइब्रेशन इशू सामने आने लगे हैं। और PNS सैफ या PNS जुल्फिकर की बात करें तो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है और इसमें पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ऑरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था और इन दोनों ही वेसल में अभी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। साथ ही जो स्मॉल वेसल है जिसमें चाइना की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया था, उसमें भी सेम तरीके के इशूज सामने आ रहे हैं। अगला अपडेट MMRCA टेंडर को लेकर, जिसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है, लेकिन जैसे आप सभी को पता होगा कि इस टेंडर को हासिल करने के लिए लगभग सभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक $multi-billion की कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, जिसमें कौन कौन से जेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन इसमें अभी F-21 को पुश करने के लिए US की तरफ से या लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भरपूर कोशिश किया जा रहा है। अब हालांकि लॉकहीड मार्टिन के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है, लेकिन वो कभी भी F-35 को भारत को ऑफर नहीं करने वाला है और वैसे भी भारत जब से S-400 सिस्टम को खरीद चुका है उसके बाद हम US से F-35 को ऑफर करने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। अब शुरू से ही भारत F-21 में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अभी F-21 के साथ कुछ एडिशनल ऑफर भी दिया जा रहा है, जैसे कि अगर भारत अभी MMRCA टेंडर में F-21 को खरीदता है तो आगे चल के इसके बाद लॉकहीड मार्टिन की तरफ से F-21 के लिए भारत में एक MRO फैसिलिटी को बनाने वाला है, यानी कि भारत में ही F-21 का एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा और आगे चल के यहीं पर इनकी असेंबली लाइन को खोलने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन F-21 की जो मेन सप्लाई चेन होगा, इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे इंडियन कंपनियों को शामिल करने का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इतना बड़ा ऑफर होने वाला है, जिस वजह से भारत को F-21 को कंसीडर करना चाहिए और शुरू से ही भारत की तरफ से F-21 को थोड़ा सा भी प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है। अगला अपडेट T-14 अरमादा टैंक को लेके। रशियन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से रशिया की तरफ से अपनी अरमादा टैंक की सीरीज प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा और हाल ही में अरमादा टैंक की सभी ट्रायल को कंप्लीट किया गया है। इन टैंक्स को स्पेशली ऑफेंसिव रोल के लिए डिजाइन किया गया और इनिशियली इसको क्रू मेंबर्स के द्वारा ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसमें अभी इस हद तक ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया कि अभी इसको एक ड्रोन की तरह भी ऑपरेट किया जा सकता है। अभी भारत की बात करें तो भारत अपनी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर लगभग 1750 के आसपास टैंक को खरीदना चाहता है, जो कि एग्जिस्टिंग हमारे T-72 टैंक को रिप्लेस करने वाला है और इसमें अरमादा टैंक भारत का पहला पसंद होने वाला है, क्योंकि आर्मी पहले से रशियन टैंक के साथ अच्छी तरीके से फेमिलियर है। अभी हालांकि DRDO की तरफ से भी बताया जा रहा है कि वो इंडियन आर्मी के लिए एक नई टैंक डेवलप करके डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो कब तक इसको डेवलप कर पाएंगे और कब तक इसको आर्मी को डिलीवर कर पाएंगे, इसका कोई भी टाइमलाइन अभी मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी ये जो प्रपोजल दिया गया था वो इनिशियल लेवल में चल रहा है। वहीं पर अगर अरमादा टैंक की बात करें तो इसको रशिया की कोल्डेस्ट रीजन में लगभग -45 डिग्री के टेम्परेचर में टेस्ट किया जा चुका है और ये आसानी से इस टेम्परेचर में ऑपरेट कर सकता है, जो कि इसे लद्दाख में ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा सुइटेबल बनाता है।
और लद्दाख में चाइना की जो टाइप 15 लाइट टैंक है उनका सामना करने के लिए भारत के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अरमाता टैंक की वजन थोड़ा सा इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये लगभग 55 टन के आसपास की है और मे भी इसकी वजह से भारत लद्दाख में इसको ऑपरेट करने के लिए थोड़ा कतरा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात सेफ्टी, फायर पावर या कोल्ड टेम्परेचर में ऑपरेट करने की रही तो उस नजरिए से आराम से लद्दाख में ऑपरेट कर सकता है। बस मोबिलिटी को लेकर थोड़ा सा इशू यहाँ पे सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।